वेलकम। आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सीख और जीतो, ये आपका ही चैनल है और यहाँ पे मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और फिलहाल सोशल साइंस में, वो भी हिंदी मीडियम में। फिलहाल सोशल साइंस में हमारा यहाँ पे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलने वाली थी, हिंदी में बोलूंगी। फ्रांसीसी क्रांति की यूनिट 4। वैसे मैंने सोचा था 4, 5, 6 एक ही वीडियो में ले आती हूँ, लेकिन सब एक नया टॉपिक है। मैं एक वीडियो में लाऊंगी तो खिचड़ी भी पक जाएगी और वो वीडियो भी थोड़ी लेंथी होगी, तो मैं छोटी छोटी वीडियो में आराम से अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले कोशिश भी करी, मैंने अभी 4, 5, 6 मतलब इससे पहले भी मैंने कहीं रीटेक ले रखे हैं, तो मैंने क्या देखा कि एक वीडियो बनाने में मुझे 19 मिनट लग गए। मतलब अच्छी खासी से मैंने सही वीडियो बनाई थी जब तक, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं आगे 5th भी बनाऊंगी, 6th भी बनाऊंगी, ऊपर से वो नए टॉपिक है और मैं जल्दी पढ़ा दूंगी, तो ना वो समझ में भी नहीं आएंगे और अच्छे से वो मतलब वो ना वीडियो की वीडियो नहीं ना, कुछ का कुछ रहेगा वो। तो मैं ऐसा करूंगी कि आराम से मैंने पहले सोच रखा है कि हर चौथे दिन आपकी वीडियो आ जाएगी। मतलब हर तीसरे दिन मैं वीडियो बनाऊंगी और चौथे दिन वीडियो अपलोड करूंगी। तो हर चौथे दिन आपकी वीडियो रेगुलर मैं लेके आऊंगी। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं गैप हो गया था बीच में, वो इस वजह से क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो पर अब रेगुलर वीडियो आएगी, हर चौथे दिन आपकी वीडियो आएगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति खत्म करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर करेंगे। फिर मतलब पहले मैं मिड टर्म का सारा निपटाऊंगी, हिस्ट्री का 1st चैप्टर, फिर सिविक्स के 1st 2nd, फिर ज्योग्राफी का 1st 2nd 3rd एंड फिर इकोनॉमिक्स का 1st 2nd। अब जैसा मतलब ये जो मैंने अभी तक बोला ना, ये पूरा आपका मिड टर्म का इस साल का क्या कहते हैं सिलेबस है। उसके बाद एनुअल टर्म का दूंगी, आपके मिड टर्म से पहले मैं खत्म करवा ही दूंगी। अभी अगर ऐसा लगा मुझे कि लाइक टाइम कम बचा है और सिलेबस ज्यादा बचा है तो कोई बात नहीं, जैसे 4 दिन में वीडियो डालूंगी, 3 दिन में ले आऊंगी, 3 दिन तो 2 दिन में ले आऊंगी, पर मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो कि और ये करनी चाहिए कैसे बोलिए, ठीक है। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति की यूनिट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ये सब नया टॉपिक है, इसमें अलग अलग यूनिट लेके आऊंगी, क्योंकि एक में ह्यूमन के बारे में बता रखा है कि मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बाद में दास प्रथा के बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद में कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता रखा है। तो सब अलग चीजें हैं, एक में लेके मैं खिचड़ी क्यों पकाऊं, तो इसलिए मैं सब अलग अलग लेके आऊंगी। तो फिर अब भूमिका उन्होंने निभाई है, ठीक है। महिलाओं ने शुरुआत से ही फ्रांसीसी समाज में अहम बदलाव लाने के लिए गतिविधियों में सक्रिय तौर से सम्मिलित थी। तीसरे स्टेट के लोग, तीसरे स्टेट की लड़कियां, वही जो गरीब होंगी वो उनकी बात हो रही है। तीसरे स्टेट की ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह हेतु काम करती थी, जैसे कि सिलाई बुनाई, कपड़ा धोना, बाजारों में फल सब्जी बेचना। समृद्ध घर जो थे, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग जो थे, ठीक है, उनके घरों में काम करना, घरेलू काम करना ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब खाना पकाना वही सब वो घरेलू काम कराता है, ठीक है। घरेलू काम करना, ज्यादातर औरतों के पास पढ़ाई लिखाई का तथा व्यवसाय के परीक्षण के अवसर नहीं थे। मतलब ये करने के किसके पास अवसर थे? कुलीन वर्ग की लड़कियों के पास और तीसरे स्टेट के अमीर जो घराने होते थे ना, उनकी लड़कियों के पास थे पढ़ाई लिखाई के अवसर थे। मात्र कुलीन की लड़कियां या तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में अध्ययन कर पाती थी। अध्ययन मतलब पढ़ाई करना, ठीक है। फिर बोलियो सोशल साइंस के पेपर में जितना मैटर करता है कि आपने क्या लिखा, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपने किस तरीके से लिखा है। तरीका मतलब एनसीईआरटी से लिखना, ठीक है। सबसे पहले बोल दे रही हूँ, सीबीएसई की गाइडलाइन ही यही है, एक तरह से समझ लो। मतलब पेपर में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तारीफें सुननी है अपनी सोशल के पेपर में, हिस्ट्री से ही लिख के आना, पहले ही बोल दे रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात लड़कियों की शादी जल्दी ही करा दी जाती थी। मतलब जो लड़कियां होती थी ना, उनकी छोटी उम्र में शादी करा दी थी, हो जाती थी उनके, मतलब उनके मम्मी पापा उनको फोर्स करते थे। फोर्स क्या करना है, बस रिश्ता पक्का कर शादी करा दी, उनसे पूछते भी नहीं थे, ठीक है। जैसे कि आप कभी भी आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है, आपको ना लिंक करनी चाहिए चीजों को, ये चीज वहां से लिंक हो सकती है, वहां से इस तरीके से ना आपको ना चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। अब इस चीज को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में भी तो ये चीज हो रही है। आप एक तरीके से मतलब ध्यान से सोचे ना कि आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी लाइक इतिहास में चीज हुई ना, वो हर जगह मतलब खासकर कॉमन ही थी। जैसे कि क्रांतियां भी हर जगह हुई, जैसे लड़कियों को, जैसे क्या था इंडिया में क्या होता था कि उन छोटी, जैसे बालिका वधू एक नाटक भी है इंडिया में बनाया गया है, उसमें क्या है कि लाइक छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है। जैसे होता भी था कि छोटी उम्र में लड़कियां, जैसे आपकी ग्रैंड मदर, उनकी एक बार पूछना एज की किस एज में उनकी शादी हुई थी, तो यही बोलेंगे सर मेरे 15 ऐसे कुछ एज में शादी हो गई, 15-10 में शादी हो गई। तो ऐसा होता है इंडिया में, और ऐसी चीज अगर आप लिंक करें तो बाहर के देशों में भी होता था, पहले होता था, अब तो नहीं होता ना। तो पहले ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जो बाहर के देशों में होती थी, जैसे इंडिया में भी ऐसे 2-3 चीजें हैं जो कि इंडिया में भी होती है और बाहर के विदेशों में। तो ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया का जो इतिहास है ना, उससे रिलेटेड भी बाहर का है। तो आप लिंक करोगे ना तो अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। तो इसलिए चीजों को लिंक करना समझो, लिंक करना सीखो, और कैसे लिखते हैं एनसीईआरटी से वो सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर जो होता है ना, ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगाने चाहिए जरूरी, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे तो इजी लिखा हुआ है, वहाँ पे घुमा के देते हैं, उससे समझ नहीं पाता बच्चा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना सोशल साइंस के पेपर में, सबसे पहले तो आपको जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इससे आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, किस तरीके से वो घुमा सकता है। दूसरा, आपको लिखना आना चाहिए सोशल के पेपर में, और कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप, कितने अच्छे
अच्छे तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मतलब वो क्वेश्चन के आंसर पे काम करना होता है, अपने दिमाग में चैप्टर को अच्छे से समझाना होता है, मतलब लिंक करना होता है कि आपको अच्छे से याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, कोई बताता हो ना बताता हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ सोशल के पेपर में सबसे ज्यादा चीज यही मायने रखती है। बाकी मैथ्स में होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, डिजिट चेंज, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ये तो इतिहास है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, इतिहास का भी चेंज थोड़ी ना होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कागजी में। हाँ, इसके पश्चात लड़कियों की शादी जो होती है जल्दी ही करा दी जाती थी, बल्कि जो काम काज करने वाली औरतें थी, अभी भी लिंक करते हुए जाना, मैं पहले बोल देती हूँ, मैं बार बार लिंक करवाऊंगी नहीं, आपको खुद लिंक करना है, इस चीज को भी आप लिंक कर सकते हैं कि बल्कि कामकाज वाली जो औरतें होती है, मतलब जो बाहर काम भी करने जाती हैं, वो औरतें को कामकाज के साथ साथ अपने घर के परिवार का भी पालन पोषण करना पड़ता था। ठीक है, मतलब एक तो औरत बाहर जा भी रही है, काम भी कर रही है, ऊपर से आके घर का भी काम कर रही है, जैसे घर के काम में क्या सकते हैं एग्जाम्पल थे इसके, लेकिन मैंने लिखे नहीं, आप में इतना दिमाग है कि आप सोच सके कि एग्जाम्पल क्या होंगे। बच्चों का देखभाल करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, पानी भर के लाना, लंबी लंबी कतारों में पाव रोटी लेना, पाव रोटी लेते थे ना वहाँ पे, पाव रोटी है वहाँ पे खाते हैं, रोटी तो नहीं खाते गेहूं से बनी हुई, पाव रोटी खाते हैं, तो पाव रोटी लेना, तो वो सारे काम करना। मतलब एक आदमी क्या होता है, बाहर काम जा रहा है, घर पे आके आराम कर रहा है। एक औरत का यहाँ पे क्या, इंडिया में भी होता है ना ऐसा, देखा होगा कहीं ना कहीं कि लाइक एक तो औरत बाहर भी जा रही है काम भी कर रही है, ऊपर से आके घर में भी काम कर रही है, तो सब लिंक करते हुए चलिए। ठीक है, तो वही कि औरत बाहर भी जा रही है, मतलब काम काज वाली जो औरत है वो बाहर भी काम कर रही है, और घर पे आके घर में जो पालन पोषण होता है घर परिवार का वो भी कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और चीज बता रखी कि बल्कि जो मजदूरी होती है ना उसकी, और उसकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं ने अपने हितों का समर्थन करने और उन पर चर्चा करने हेतु मतलब खुद ही स्वयं राजनीतिक क्लबों बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अखबार भी निकालने शुरू कर दिए। भाई अब इतनी सारी चीजें हो रही है, तो अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने लिए आवाज उठाने के लिए तो भी महिला ही करेंगे ना, पुरुष तो आके करेगा नहीं। ठीक है, तो अपने लिए खुद आवाज उठानी चाहिए वैसे भी। तो उन्होंने खुद के अधिकार मांगने के लिए, खुद के लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने क्लब बनाने शुरू कर दिए और अखबार निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस में विभिन्न विभिन्न नगरों में महिलाओं ने 60 क्लब जो थे ना अस्तित्व में आए, कि विभिन्न विभिन्न नगरों में उनके 60 क्लब है, होंगे ज्यादा लेकिन यहाँ पे 60 दे रखे हैं। उसमें से सबसे मशहूर एक क्लब था, जैसे कि इसको भी आप लिंक कर सकते हैं जैकोबिन क्लब से, जैसे वो भी था एक, बहुत सारे क्लब थे लेकिन उसमें भी एक मशहूर क्लब था जैकोबिन क्लब, उस चीज से लिंक करता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं में भी एक मतलब बहुत सारे क्लब थे, लेकिन उसमें मशहूर क्लब कौन था, दी सोशलिस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन करके एक क्लब था। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सबसे मशहूर क्लब कौन था महिलाओं का, एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये था वो, इनकी कुछ खास मांगे भी थी। ये सबसे मशहूर क्लब था, इनके कुछ खास मांगे थी कि महिलाओं को भी मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इनका पहला ये थी, मतलब बहुत सारे, लेकिन जो यहाँ पे दे रखे हैं मैं वो बताती हूँ। ठीक है, कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। और उनका क्या कहना था कि जो 1791 में जो क्या कहते संविधान बना था ना, याद हो, तो उसमें क्या था कि लाइक हर किसी को अधिकार नहीं मिले थे, उसमें महिलाओं को अधिकार मतलब मताधिकार नहीं दिया गया था, वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं मिला था। तो उसमें ये क्या बोल रही है कि 1791 के महिलाओं उनका कहना था कि 1791 में संविधान में औरतों को क्या कहते हैं सक्रिय स्थान नहीं मिला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा है सक्रिय स्थान नहीं मिला था, इसलिए इसने महिलाओं ने मताधिकार असेंबली हेतु चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। अब इसमें इजी भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो 1791 के संविधान में उन्हें मताधिकार नहीं मिला, तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि हमें भी मताधिकार दो। अब मताधिकार देने से मतलब यहाँ पे सीधा उन्होंने नहीं बोला है कि मताधिकार नहीं देना चाहिए, उन्हें बोला सीधा उनकी बात यह है कि मताधिकार अगर उन्हें मिलेगा तो इनके जो प्रतिनिधि है वो आगे भी जाएंगे, वो चुन के अपने प्रतिनिधियों को आगे भेजेंगे ना, महिलाएं होंगी, और महिलाएं क्या करेंगी, महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे, फर्स्ट उनके अधिकारों की बात करेंगे। तो वो यहाँ पे एक चीज उन्होंने ये बोली है, वही चीज है यहाँ पे, महिलाओं ने मताधिकार असेंबली हेतु चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि तभी ही नई सरकारों से में अनेक हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। उनकी बातों का जो होता है ना, बातों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, उनकी बातें रखी जाएंगी, उनकी बातों को सुना जाएगा, समझाया जाएगा, तभी तो हो पाएगा। ऐसे तो होगा नहीं, जब उनका प्रतिनिधि ही नहीं है कोई तो उनके बारे में बात कौन करेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि शुरुआती वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने औरतों के लिए कुछ कदम उठाए थे, उनमें से कुछ कदम ये हैं, मैं इनको पहले आपको मतलब बताती हूँ। ठीक है, शासकीय स्कूल मतलब शासकीय स्कूल की स्थापना करी गई, स्कूल खोले गए, और साथ ही लड़कियों को स्कूलों में जाना जरूरी कर दिया गया। ये नहीं कि जाओ, ठीक है, जाना है नहीं जाना वो मतलब उससे नहीं है, जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, जाना ही जरूरी है, जाना। तो एक वो कर दिया गया कि लड़कियों का जाना जरूरी कर दिया गया, शिक्षा उनके लिए जरूरी कर दी गई। अब पिता उनकी मर्जी के विरुद्ध उनकी शादी के लिए उन्हें विवश नहीं कर सकते थे। क्या होता था, छोटी उम्र में शादी कर देते थे। अरे छोटी उम्र में शादी कर देते, उसका मतलब यही तो है कि उसकी मर्जी नहीं होगी कुछ। अब छोटी उम्र में क्या पता लड़कियों को किससे शादी करनी, क्या करना है, वो तो शादी कर रहे हैं, तो उसकी कोई मर्जी भी नहीं, उसकी मर्जी के विरुद्ध कर रहे हैं। अब उसने भी तो बोला मुझे नहीं करनी शादी, कौन चाहेगा भाई छोटी सी उम्र में शादी करना। तो
इस वजह से अब उनकी मर्जी के विरुद्ध वो उसकी शादी नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि शादी को संवैधिक अनुबंधन बनाया गया और राजनीतिक कानूनों को कानून के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया। तलाक को वैधानिक रूप दे दिया गया। इस तरह से दोनों ही इसी, हाँ इसको मैं पढ़ के मर्जी मैंने अर्जी देने का हक दे दिया गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों को ही अर्जी देने का हक दे दिया गया। अर्जी देने का हक मतलब जैसे कि अब क्या कहते हैं, अगर कोई मतलब पति पत्नी अगर क्या कहते हैं तलाक लेना चाहते हैं, अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तो दोनों की अगर मर्जी है कि दोनों को ही तलाक लेना है तब इनको तलाक दिया जाएगा, नहीं तो उन्होंने तलाक नहीं दिया जाएगा। अब दोनों की मर्जी देखी जाएगी। पहले पुरुषों की देखी जाती होगी, तभी तो अब दोनों की ही मर्जी देखी जाएगी, अर्जी देखी जाएगी कि हाँ दोनों को लेनी है कि नहीं लेनी, उनकी क्या वो है, किस कारण उन्हें नहीं लेने। क्या पहले हो कि मैं से तंग आ गया, मतलब पुरुष ने कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया और बस हो गया तलाक। औरत की तो पूछी ही नहीं कि क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। अब दोनों को अपनी बात रखने की आज़ादी होगी। वो उसके बाद हम देखते हैं कि अब औरतों को व्यवसायिक परिश्रम ले सकती थी, वो मतलब सारे काम कर सकती थी, व्यवसायिक के काम कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छुटपुट व्यवसाय भी कर सकती थी, मतलब छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकारों हेतु महिलाओं ने अपनी लड़ाई को जारी रखा था। पहली बात तो यहाँ पे जो बताती हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है क्रांतिकारी सरकार की, ये क्रांतिकारी सरकार कहीं सोचो कि जैकोबिन क्लब था वो भी तो बात करता था, क्या कहते हैं गणराज्य की, वो गणराज्य को कोई विरुद्ध होता था तो उसको मार देता था। ये वो उस क्रांतिकारी था, वो उसकी नहीं हो रही है यहाँ पे क्रांतिकारी सरकार, उससे पहले की हो रही है मध्य वर्ग वगैरह की। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो परंतु उसके बाद मतलब क्या कहते हैं राजनीतिक अधिकारों के हेतु महिलाओं ने अपनी लड़ाई जारी रखा। परंतु आतंकराज के दौरान, आतंकराज मतलब रॉबेस्पियर के समय की बात हो रही है, और आतंकराज के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने तथा राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कानून जारी कर दिए कि महिलाएं अब क्लब नहीं बना सकती, मतलब कानून बहुत तरीके से बना सकते हैं कि 60 लोगों से ज्यादा का क्लब होगा तो वो क्लब नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से देखो क्लब होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक तरह से वो कानून ये तो है कि जिससे रोके जा रहे तो बहुत तरीके से उन्होंने क्लब बना दिया। मैंने खुद से एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, इसमें बस यही बात बोल रखी है कि परंतु आतंकराज के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने तथा राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला कानून बनाया। कई विख्यात औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें से कई औरतों को फांसी पर भी लटकाया गया। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब जो औरतें थी ना उन्होंने भी क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसा नहीं पुरुषों ने, क्रांति में हर किसी का हाथ होता है, ऐसी क्रांति नहीं मिलती। उसके बाद हम बात करते हैं कि मताधिकार का संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत से एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के मध्य चलता रहा, मतलब जारी रहा। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, चिंगारी एक जगह लगी तो पूरे उसमें फैलती है। तो वैसे ही फ्रांस में चिंगारी लगी लेकिन पूरे यूरोप में फैलती है। मतलब इसकी जो एंडिंग होती है वो नेपोलियन बोनापार्ट पर होती है, लेकिन बोनापार्ट पे इसकी एंडिंग नहीं होती। सही बात में तो क्या कहते हैं क्लास 10 में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, उसके आगे तो मतलब क्या कहते हैं फ्रांस से ही पूरा यूरोप में क्रांति शुरू होती है। तो फ्रांस ही पहला, अगर जनरल नॉलेज के बता रही थी, फ्रांस में ही वो पहला देश है जिसमें क्या कहते हैं क्रांतिकारी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पूरे यूरोप में और आगे क्रांतिकारी सबसे पहले फ्रांस में हुई थी, फिर उसके बाद आगे हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में हमें बता रखा है कि किस साल में जाके फाइनली और क्या कहते हैं महिलाओं को क्या कहते हैं मताधिकार दिया गया। तो 1946 से 1947 में हमें क्या कहते हैं हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ मैं भी थोड़ी ना, मुझे वो संविधान याद रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1946 में क्या कहते हैं यहाँ पे महिलाओं को क्या कहते हैं मताधिकार दिया गया है। मतलब हमारे साल से 1 साल पहले। याद करने के तरीके बता रही हूँ, खुद से ढूंढो। मैं तो यहाँ पे फिर भी बता रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद से थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो। मान लो कि कोई चीज में मैंने नहीं बताया लिंक करने के लिए, तो खुद से लिंक करो। खुद से लिंक करोगे तो ज्यादा दिनों तक अच्छे से याद रहेगा। मेरा वाला तो फिर भी भूल जाओगे आप लोग। तो 1946 में जाके कई महिलाओं को मताधिकार मिला। यहाँ पे हमारी यूनिट खत्म हो जाती है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले कि क्रांतिकारी सरकार में महिलाओं के लिए क्या कानून बनाए गए थे, ये आ सकता है एमसीक्यू में आ सकता है। इनका कब जाके उनको मिला था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं, इसका उल्टा भी आ सकता है कि क्या होता था क्रांतिकारी सरकार आने से पहले उनके साथ में, ये भी आ सकता है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती थी, वो समृद्ध वर्ग के घर में काम करती थी, वो हालात थे उनके क्या हालात थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनका सबसे फेमस ग्रुप जो था वो ये था, ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी यहीं पे आपका चैप्टर मतलब सॉरी यूनिट समाप्त होती है। क्या कहते हैं अगर ये यूनिट थोड़ी बहुत भी पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह इसी के बाद 5th और 6th यूनिट लाने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मिड टर्म तक का मैं सारा सिलेबस इसी पे पहले खत्म करवाऊंगी, फिर आगे एनुअल का करेंगे। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपकी मदद की हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको एक बार फिर से खुद से बाद में स्क्रीनशॉट लेके या फिर मैं इसको अपने इस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पे डाल दूंगी। पर अभी नहीं डालूंगी, इसको थोड़ा लेट डालूंगी क्योंकि मैंने अभी पहले यूनिट की वीडियो नहीं डाली। मैंने बना के रखी लेकिन मुझ पर टाइम नहीं मिला कि मैं जो इस चैनल पर वो डालूँ। तो कोई बात नहीं,
ये आप फिलहाल अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये ये तो दिख रहा है, तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सोशल में रटना से कुछ नहीं होता, ठीक है। 10th में रटने की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ी बहुत, वो बात अलग है, लेकिन 9th में रटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें समझना होता है, समझ के लिखना पड़ेगा, खुद से एनसीईआरटी के शब्द लिखने पड़ेंगे, अच्छे से लिखना आना चाहिए, लिखना मैटर करता है आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी यूनिट खत्म हो रही है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी ये वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी, तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और शेयर करना भी ना भूलेगा, और प्यार से कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय।